हेलो फ्रेंड्स, लाइफ फेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो लेक्चर है वो ज्योग्राफी पर है। और ज्योग्राफी में हम सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे, जिसके 6 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो है 7वें अध्याय पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो 7वां अध्याय जो है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो आज का जो लेक्चर है कि मानव और पर्यावरण के विशेष रूप से संबंधों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें किस प्रकार से हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, कैसे विकास हुआ है, कैसे हम लोगों ने आवास बनाए हैं, फिर परिवहन का विकास हुआ है, संचार का विकास हुआ है, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के जो बिंदु हम आज की यदि हम रूपरेखा की बात करें, तो सबसे पहले हम बस्तियों की बात करेंगे, फिर परिवहन और उसके बाद फिर संचार की। तो बस्तियां क्या होती हैं? बस्तियां वे स्थान जहां लोग घर बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बस्तियां कहते हैं। वे स्थान जहां लोग घर बनाते हैं, उन्हें हम बस्तियां या सेटलमेंट कहते हैं। बस्तियां जो हैं, प्रारंभिक बस्तियों का जो निर्माण है वो नदी घाटियों के निकट हुआ है, जहां जल और उपजाऊ भूमि की उपलब्धता थी। बाद में व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण का विकास होने के साथ मानव बस्तियां और बड़ी होती गई। तो प्रारंभिक समय में यदि आपने हिस्ट्री की क्लास को भी आपने फॉलो किया हो, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरंभिक मानव सबसे पहले जो आखेटक और खाद्य संग्राहक था, धीरे धीरे उसने कृषि करना प्रारंभ किया, पशुपालन प्रारंभ किया, और फिर उसने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया। तो प्रारंभिक समय में भी जो मानव जिसने स्थायी आवास की ओर बढ़ा था, तो सबसे पहले उन्होंने उन्होंने क्या देखा? जल की उपलब्धता और उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के आधार पर उसके निकट उन्होंने अपना आवास को बसाना प्रारंभ किया, और इसी प्रकार से फिर आगे बस्तियों का विकास हुआ। तो यदि आपको बस्तियों के बारे में सामान्य जानकारी पूछता है, तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्रारंभिक बस्तियों का जो निर्माण है वो नदी घाटियों के निकट हुआ, और फिर उसके बाद जब व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण का विकास हुआ, तो धीरे-धीरे उन बस्तियों का और विकास होता गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता सकते हैं। भारत के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको बस्तियों का प्रारंभिक साक्ष्य मिल सकता है। और इसके अलावा यदि आप विश्व स्तर पर देखें, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएँ जो हैं, नदी घाटियों के निकट ही विकसित हुई हैं। बस्तियों के साथ एक बसाव स्थान को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि बसाव स्थान क्या होते हैं? वे स्थान जहाँ भवन या बस्तियाँ विकसित होती हैं, उसे हम बसाव स्थान या साइट कहते हैं। एक आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए कुछ प्राकृतिक दशाएं होती हैं। तो वो अनुकूल प्राकृतिक दशाएं कौन-कौन सी हो सकती हैं, जो बसाव के लिए आवश्यक हैं? एक तो वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए। ये इसका पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु होगा कि जल की उपलब्धता होना चाहिए उस स्थान पर, उपयुक्त भूमि हो, और जो मिट्टी हो वो उपजाऊ हो, ताकि लोग कृषि कर सकें। तो मुख्य रूप से हम इन 4 विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं कि किसी स्थान पर यदि बसाव होगा, तो कौन-कौन सी प्राकृतिक दशाएँ वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ताकि वहाँ का जो जीवन है वो सहज हो सके जीवन यापन के लिए। एक तो है कि वहाँ की जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, दूसरा जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि हो, और उपजाऊ मिट्टी हो। आप ज्योग्राफी को यदि क्रम से फॉलो कर रहे हैं, तो आपने जलवायु के विषय में समझा है। यदि किसी क्षेत्र की जलवायु कठोर जलवायु है, कठोर जलवायु है का मतलब है वहाँ पर अम,
या तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती हो या फिर बहुत अधिक ठंड पड़ती हो, तो ऐसे स्थानों पर भी रहना असंभव होता है। यदि जल की उपलब्धता ना रहे, तब भी ऐसे स्थानों पर आवास बनाना और वहाँ पर रहना मुश्किल होगा। यदि उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, तो वहाँ लोग कृषि नहीं कर पाएँगे, तो जिसके फलस्वरूप वो स्थायी रूप से बस नहीं पाएँगे। तो यही बात को हमको समझना है कि ये जो चारों विशेषताएँ हैं, जो दशाएँ हैं, यदि कहीं पर उपलब्ध होती हैं, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। अब हम इनके प्रकारों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। बस्तियाँ या सेटलमेंट्स जो हैं, इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है स्थायी बस्तियाँ, दूसरी हैं अस्थायी बस्तियाँ। तो आजकल हमें जो बस्तियाँ दिखाई देती हैं, वो स्थायी बस्तियाँ हैं। स्थायी बस्तियाँ का मतलब है कि जहाँ लोग स्थायी आवास बनाकर या स्थायी घर बनाकर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी बस्तियाँ। इसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। दूसरी होती हैं अस्थायी बस्तियाँ। अस्थायी बस्तियाँ उन क्षेत्रों में बनती हैं जैसे घने जंगल या फिर गर्म या ठंडे रेगिस्तान या फिर जो पर्वतीय इलाके हैं, इन क्षेत्रों में आपको अस्थायी बस्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। और ये जो अस्थायी बस्तियाँ जिन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं, वहाँ पर लोग या तो आखेट आखेट का मतलब वो शिकार करते होंगे या संग्रहण के लिए, अपने जीवन के लिए जो वस्तुएँ हैं, खाद्य वस्तुएँ हैं, उनका संग्रह करने के लिए वो जंगल जाते होंगे या फिर वो स्थानांतरित कृषि करते होंगे या फिर लोग ऋतु प्रवास ऋतु प्रवास करते होंगे। तो इस प्रकार की वो गतिविधियाँ उन क्षेत्रों में करते होंगे। तो अस्थायी बस्तियाँ हमें किन क्षेत्रों में मिलेंगी और वहाँ के लोग किस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होंगे या किस प्रकार के कार्य कर रहे होंगे, इसके विषय में हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अस्थायी बस्तियाँ आपको किन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पर अनुकूल दशाएँ नहीं होंगी। अब घने जंगल हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर अस्थायी बस्तियों का ही विकास हो सकता है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान, ये यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण ही यहाँ पर अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ है। पर्वतीय इलाके भी विभिन्न कारणों से स्थायी आवास के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है? अस्थायी बस्तियाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अस्थायी बस्तियों के बारे में तो आप इतनी बातें बता सकते हैं। अब हम डिटेल में थोड़ा-सा स्थायी बस्तियों के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। ऋतु प्रवास यहाँ पर एक शब्द आया है, तो ऋतु प्रवास को यहाँ पर इस शब्दावली को डिफाइन भी किया गया है कि ऋतु प्रवास जो है, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। कई बार टर्म्स को डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है कि कौन-सी शब्दावली को अ, कौन-सा कथन बेहतर तरीके से या उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो ऋतु प्रवास क्या है कि लोगों के मौसमी आवागमन को हम ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं, वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज में निकल जाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में देखा गया है कि लोग चारागाह के लिए यदि एक क्षेत्र में उन्हें घास उपलब्ध ना हो उनके पशुओं के लिए, तो वो दूसरे क्षेत्र पर चारागाह की खोज के लिए भी निकल जाते हैं। या फिर अपने कुछ पर्वतीय इलाके में भी आपको ऋतु प्रवास देखने को मिल सकता है कि लोग गर्मियों के दिनों में पर्वतों के शिखर भाग पर चले जाते हैं और ठंड के मौसम पर वो अ, पर्वतों से नीचे उतरकर घाटी क्षेत्र में रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषताएँ जो ऋतु परिवर्तन के साथ या मौसम में परिवर्तन के साथ देखने को मिलती हैं, उन्हें हम ऋतु प्रवास कहते हैं। और ये भी अस्थायी होता है क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता है। मौसम के अनुसार इसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है। अब आप स्थायी बस्तियों की डिटेल में बात करते हैं कि स्थायी बस्तियाँ जो हैं, स्थायी बस्तियाँ कहने का मतलब है कि लोग यहाँ पर स्थायी आवास बनाकर रह रहे होंगे और आज के समय में जो अधिकांश बस्तियाँ हैं, वो हमें स्थायी बस्तियाँ ही देखने को मिलती हैं। स्थायी बस्तियों को हम पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होंगी ग्रामीण बस्तियाँ और दूसरी होंगी शहरी बस्तियाँ। तो ग्रामीण बस्तियाँ जो होंगी, यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, वो मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्य कर रहे होंगे? या तो वो कृषि
मत्स्यन, वानिकी, दस्तकारी या पशुपालन इत्यादि कार्यों में वो संलग्न होंगे। लेकिन जो शहरी बस्तियां होती हैं, यहाँ पर के जो लोग हैं, ये मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आप उनके कार्यों का डिवीजन के आधार पर एक अंतर बता सकते हैं। और जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, इन्हें पुनः दो रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं सघन बस्तियां, जिन्हें हम कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रकीर्ण बस्तियां या स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो ये जो डिवीजन किया गया है पुनः, यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों को फिर से डिवाइड किया गया है। चाहे तो आप यहाँ पर और लिख लें कि ग्रामीण बस्तियों को ही पुनः वर्गीकृत किया गया है। तो एक है सघन बस्तियां, जिन्हें हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं, दूसरी होती है प्रकीर्ण बस्तियां या स्कैटर्ड सेटलमेंट। सघन बस्तियों का मतलब होता है कि जहां पर बस्तियों में आपको घर पास पास देखने को मिलते हैं सघन रूप से, तो उन्हें आप कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या सघन बस्तियां कह देते हैं। और जहां पर आपको जिन क्षेत्रों में आपको घर दूर दूर दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार की बस्तियों को हम प्रकीर्ण बस्तियां या स्कैटर्ड सेटलमेंट का नाम देते हैं। आप इस फिगर में भी थोड़ा-सा देख सकते हैं, जैसे ये सघन बस्तियों को दर्शाया गया है, जहाँ पर आपको घर काफ़ी सघन दिखाई दे रहे हैं, बहुत पास-पास दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये पर्वतीय और जो घाटी वाला इलाका होता है, इन क्षेत्रों में आपको प्रकीर्ण बस्तियाँ देखने को मिल जाएँगी। यहाँ पर आप काफ़ी दूरी में घरों को देख सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये प्रकीर्ण या स्कैटर्ड अ, स्कैटर्ड सेटलमेंट का एग्ज़ाम्पल है। और ये जो ऊपर वाला है, ये सघन बस्तियों का एग्ज़ाम्पल। जब हम आगे की क्लास में, आई थिंक ये 12th क्लास में और डिटेल में इसकी चर्चा होगी, तब वहाँ पर और डिटेल में हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी में जितनी चर्चा की गई है, हमने उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर शामिल किया है। जो ग्रामीण बस्तियाँ हों, चाहे वो सघन बस्तियाँ हों या फिर स्कैटर्ड बस्तियाँ हों, ये जो बस्तियाँ हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल विकसित होती हैं। पर्यावरण के अनुकूल विकसित होती हैं, कहने का तात्पर्य है कि यदि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो ढाल होंगी, घरों की जो ढाल होगी, वो उनकी जो छत है, वो ढाल वाली छत होगी। कहने का मतलब है कि इस प्रकार की उनकी छत होगी, इन घरों की छत, ताकि जो पानी है, वो आसानी से इनसे बाहर निकल सके। यदि वो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर जो घर बने होंगे, उनकी जो छत होंगी, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इस टाइप की जो छत है, ढाल वाली, ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यदि गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर मिट्टी की मोटी दीवार होती है और फूस वाली छत होती है, घास-फूस की उनकी छत बनाई जाती है। मिट्टी की मोटी दीवार बनाने के पीछे कारण क्या होता है? ताकि गर्म जलवायु में उनकी सुरक्षा हो सके। यदि मिट्टी की जो मोटी दीवारें होती हैं, वो ऊष्मा के लिए अवरोधक का कार्य करती हैं, तो बाहर की या जो गर्म तापमान है या फिर उच्च तापमान है, तो उसे वो रोकने में सहायक होती हैं। तो जिसके फलस्वरूप घर के अंदर का जो तापमान है, वो रहने योग्य बना रहता है। तो इसी वजह से गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की आपको मोटी दीवारें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही एक और एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं कि वर्षा के समय जल भराव वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर वर्षा के दौरान जल का जमाव या भराव हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में आपको ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म वाले घर या जिन्हें हम स्टिल्ट बोलते हैं। इस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लास्ट फिगर है 7.4, यहाँ पर ये लकड़ियों के माध्यम से या फिर कुछ कॉलम के माध्यम से इसके ऊपर घर को बनाया जाता है, ताकि यदि बरसात के समय में जल का भराव होता है, तो वो नीचे जल का भराव रहे और वो आवास उससे प्रभावित ना हो। इसकी वजह से स्टिल्ट या ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म वाले घर बनाए जाते हैं। तो
जो भी बस्तियां हैं, जो ग्रामीण बस्तियां हैं, चाहे वो सघन हो या स्कैटर्ड, ये पर्यावरण के अनुकूल बनाई जा रही हैं। पर्यावरण के अनुकूल बनाने से तात्पर्य है कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, तो वहां पर किस प्रकार के घर आपको देखने को मिलेंगे। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं, तो वहां पर आपको किस प्रकार के घर देखने को मिलेंगे। तो किसी क्षेत्र में वहां की पर्यावरणीय दशाएं किस प्रकार की हैं, इसके आधार पर भी घरों का डिजाइन या उनकी जो बनावट है, उसमें आपको भिन्नता देखने को मिलती है। तो कई बार एग्जाम में कथन इस प्रकार से आ जाए बस्तियों के संदर्भ में, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ बस्तियों के बारे में समझा है। सबसे पहले हमने आज बस्तियों को डिफाइन किया है कि वे स्थान होते हैं जहाँ लोग घर बनाकर रहते हैं, उसे हम बस्तियां कहते हैं। और इनके लिए अनुकूल दशाएं क्या कौन सी हो सकती हैं। जलवायु को हम रख सकते हैं, अनुकूल जलवायु को, जल की उपलब्धता को, उपयुक्त भूमि को और उपजाऊ मिट्टी को। आप अपने स्तर पर भी यदि आप कहीं घर बनाएं, तब भी आप इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए वहां पर आप आवास बनाते हैं। तो जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें, तो इन बिंदुओं को हम ध्यान में रख सकते हैं। बस्तियों का जो वर्गीकरण है, मुख्य रूप से दो कैटेगरी में किया जाता है, स्थायी बस्तियां, अस्थायी बस्तियां। स्थायी बस्तियों को फिर से हमने ग्रामीण और शहरी बस्तियों में डिवाइड किया है, और ग्रामीण बस्तियों में भी पुनः उसको वर्गीकृत करके एक सघन बस्तियों और प्रकीर्ण बस्तियों में विभाजित किया है। सघन बस्तियां आपको किन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी? चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सघन बस्तियां आपको मैदानी इलाकों में देखने को मिलेंगी। मैदानी इलाकों में, मैदानी क्षेत्र में या इलाके में। लेकिन जो स्कैटर्ड है, ये स्कैटर्ड बस्तियां आपको पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बस्तियों से संबंधित जितनी भी जानकारी दी गई है एनसीईआरटी में, वो हमारी कवर होती है। साथ साथ में आप खुद भी एनसीईआरटी की रीडिंग लेते रहें, और इससे आपको लैंग्वेज देने में, और यदि कोई चीज़ छूटती है तो उसे भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। वैसे तो इस एनसीईआरटी में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हमने लेक्चर में शामिल कर लिया है। दूसरा आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है, वो है परिवहन या ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन के विषय में प्रारंभिक समय में जो परिवहन या ट्रांसपोर्ट किया जाता था, वो पशुओं के माध्यम से होता था। लेकिन जब पहिए का आविष्कार हो गया, तो पहिए के आविष्कार के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। प्रारंभिक समय में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का चलन बढ़ा। उसके बाद समय के साथ धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आई, और तकनीकी विकास के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का भी विकास हुआ। और जब साधनों का विकास होता गया, तो इससे हमारी ऊर्जा और समय दोनों की बचत होने लगी आवागमन में। तो यदि हम प्रारंभिक समय में देखें, तो जो पशुओं का उपयोग होता था, भारत में यदि हम बात करें, तो भारत में गधे, खच्चर और बैल, ऊँट आदि का उपयोग परिवहन परिवहन के लिए या किसी भी माल या बोझा ढोने के लिए हम इन पशुओं का उपयोग करते थे। इसी प्रकार से एक दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में आपको लामा नामक एक पशु है, जिसका उपयोग ये लोग परिवहन के लिए बोझा ढोने के लिए करते हैं। इसी तरीके से तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर याक नामक पशु का उपयोग किया जाता है। तो यदि मैजदा कॉलम आ जाए कि लामा किन क्षेत्रों में अ, परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था, तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र जो दक्षिणी अमेरिका में है, वहाँ पर आपको लामा पशु का उपयोग किया जाता है, और तिब्बती क्षेत्र में याक का। तो एक रीडिंग कम से कम आप कर लें, यदि किसी एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे हल करने की स्थिति में होंगे। अब हम परिवहन या जो ट्रांसपोर्ट है, इसे हम वर्गीकृत करते हैं, तो इसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको हम, एक है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग,
चौथा है वायुमार्ग। और ट्रांसपोर्ट के संबंध में और कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं है अभी। तो सड़क मार्ग जो है, मुख्य रूप से सड़क मार्ग का जो उपयोग है, सड़क मार्ग का जो उपयोग है, एक कम दूरी के लिए किया जाता था। बाद में परिवहन के साधनों का विकास होने के साथ फिर ये अधिक दूरी के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा। आप देखेंगे कि मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्गों का जो नेटवर्क होता है या उनका जो जाल है, वो काफ़ी घना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सड़क मार्गों का जो घनत्व है, उनकी डेंसिटी है, वो मैदानी इलाकों में ज़्यादा होती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र या फिर वनों में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको सड़कों का कम घनत्व देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका, जैसे मनाली और लेह राजमार्ग जो है, मनाली से लेह तक का जो राजमार्ग है, मनाली लेह राजमार्ग, ये विश्व के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक है। तो इसका नाम चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो इसको यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है ताकि अ, आप इसे याद रख सकें। और एक फैक्ट और है यहाँ पर कि भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। यहाँ पर स्वर्ण चतुर्भुज स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो बात होती है, यहाँ पर आप इन चारों के नाम ध्यान में रख सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग में कौन-कौन से शहर शामिल हैं, तो इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को ये जोड़ता है। तो सड़क मार्गों के विषय में इतने पॉइंटों को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद यदि हम रेल मार्ग की बात करें, तो रेल मार्ग अपेक्षाकृत पहले तो रेल मार्ग का विकास माल ढोने के लिए मुख्य रूप से किया गया। बाद में यात्री वाहन भी इसमें प्रारंभ कर दिए गए और ये अपेक्षाकृत लंबी दूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। भारतीय रेल मार्ग जो है, ये एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे बड़ा है, विश्व स्तर पर नहीं बोल रहे ये, एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है भारतीय रेल मार्ग। और एक और फैक्ट आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ पर है, रूस पर है। और पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग से ये व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो इसे आगे मैप में भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको। ट्रांस साइबेरियन रेलवे या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग, इसका नाम भी आप ध्यान में रखें, से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यदि आप इस मैप में यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग, ये रूस में है, ये रूस के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, और इसके पूर्वी भाग में व्लादिवोस्तोक यहाँ पर अवस्थित है। तो बीच में और कौन-कौन से देश इसमें इस मार्ग में पड़ते हैं, इस रेल मार्ग में, उन्हें भी आप थोड़ा-सा एनसीईआरटी में देख लें, या जब ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो आप इसमें भी देख सकते हैं। तो ये 2 जानकारियाँ आप रेल मार्ग के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर जलमार्ग या वाटरवेज़ की बात करते हैं। वाटरवेज़ रेल मार्गों के विषय में रेल मंत्रालय जो है, एक भारत गौरव योजना चला रही है, जो कि पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये जो टॉपिक है, करंट में चाहे वो रेल मंत्रालय हो या फिर सड़क मार्ग और राजमार्ग मंत्रालय हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हो, तो इनकी कौन-कौन सी परियोजनाएँ चल रही हैं भारत सरकार की, उनके विषय में भी आप करंट में देखते रहें। जलमार्ग जो है, जलमार्ग को हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग, इसे इनलैंड वाटरवेज़ कहते हैं। दूसरा होता है समुद्री मार्ग या फिर इसे बोलते हैं सी रूट्स। तो अंतर्देशीय या इनलैंड वाटरवेज़ क्या होता है? ये अंतर्देशीय
जलमार्ग जो है ये झीलों या फिर नदियों में जहाँ पर नौवहन हो सकता है, नौका का वहन हो सकता है या नौ संचालन हो सकता है, ऐसी नदियों और ऐसी झीलों को हम इनलैंड वाटरवेज या फिर अंतर्देशीय जलमार्ग का नाम देते हैं। और समुद्री मार्ग में हम जो सागरों या महासागरों में जो परिवहन होता है, उसे हम शामिल करते हैं। यहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग में इसके कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपको अंतर्देशीय या इनलैंड वाटरवेज देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक में और अफ्रीका में आपको नील नदी में भी अंतर्देशीय जलमार्ग देखने को मिलता है। यदि हम समुद्री मार्गों की बात करें तो समुद्री मार्ग में ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, और इनका जो उपयोग है समुद्री मार्गों का, ये व्यापार या फिर लंबी दूरी के जो परिवहन है, इसके लिए हम समुद्री मार्गों का उपयोग करते हैं। या एक देश से दूसरे देश हमें माल पहुंचाना हो या फिर उसका आयात करना हो, आयात करें या फिर निर्यात करें, तो इसके लिए हम पोत का या शिपिंग का यूज करते हैं और समुद्री मार्ग का हम सहारा लेते हैं। और ये समुद्री मार्ग जो होते हैं ये, या जलमार्ग की बात करें, ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में जलमार्ग जो है सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। और इसके कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे कि एशिया में आपको सिंगापुर और मुंबई पोर्ट का नाम बता सकते हैं, और न्यूयॉर्क जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, तो आप एक रीडिंग उसकी भी ले लें। ये काफ़ी सॉरी ये काफ़ी फैक्चुअल टॉपिक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उन्हें ही यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में हम लोगों ने शामिल किया है। यदि हम वायुमार्ग की बात करें तो वायुमार्ग जो है 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ। और भारत में यदि हम बात करें तो भारत में पहली ट्रेन सॉरी सॉरी रेल मार्ग जो है, रेल मार्ग 20वीं सदी में आरंभ में 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ, और ये सबसे तीव्र गति से चलने वाला साधन है। और ये सबसे महंगा है। सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज होता है या जो ईंधन यूज होता है वो काफी हाई क्वालिटी का होता है, और उसकी कीमत उच्च होने के कारण ही वायुमार्ग काफी महंगा होता है। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सबसे दुर्गम और जो दुरह स्थान है जहाँ पर जाने में बहुत कठिनाई हो, या पर्वतीय इलाके हों, या काफी दूरस्थ स्थान हो, तो ऐसे स्थानों पर हमारी पहुंच को ये आसान बना देता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, या फिर इसकी एक कमी भी क्या होती है, इसकी कमी में आप बता सकते हैं कि मौसमी डिस्टरबेंस जो होता है, मौसमी डिस्टरबेंस या विक्षोभ, मौसमी विक्षोभ के दौरान ये परिवहन कैसा होता है, बाधित हो जाता है। परिवहन को ये क्या करता है, बाधित करता है। परिवहन बाधित होता है। जब खराब मौसम होता है तो वायु परिवहन जो है वो बाधित होता है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में जब हम वायुमंडल की चर्चा डिटेल में कर रहे थे तब आपने इस बात को समझा था कि जितने भी वायुयान हैं वो सभी की सभी समताप मंडल में उनकी गति होती है। हालांकि समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है, लेकिन क्षोभ मंडल में बादलों का निर्माण होता है। और किसी समय में जब बादल का निर्माण होता है और बादल क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं, तो उस दौरान जो हवाई जहाज होते हैं उन्हें टेक ऑफ करने और लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से खराब मौसम के दौरान वायु परिवहन जो है बाधित हो जाता है। तो इसकी एक सीमा भी हो सकती है, या सीमाएं बता सकते हैं आप इस तरीके से। तो इस प्रकार से आपने परिवहन के बारे में, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जलमार्ग, वायुमार्ग, इन सभी के बारे में
जितनी जानकारी एनसीईआरटी में है और उसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं। इसके अलावा आप करंट में जो भी योजनाएँ भारत सरकार की चल रही हैं, चाहे वो रेल मंत्रालय से रिलेटेड हो या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हो या रेल मंत्रालय की हो या फिर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसकी परियोजनाएँ जो हैं, उन्हें आप करंट से लिंक करके यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। उनसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे नागर विमानन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है उड़ान। यहाँ पर चाहें तो आप लिख लें नागर विमानन मंत्रालय। इसकी एक योजना है उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो इसके विषय में आप करंट में जो भी न्यूज़ है, इसके विषय में डिटेलिंग आप यहाँ पर कर लें। इसके अलावा भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएँ हैं। इनके विषय में भी आप थोड़ा-सा करंट से जोड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है, जिसमें प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन के नाम दिए गए हैं। तो एक बार इनकी लोकेशन आप देख लें, जैसे कि यहाँ पर अभी आया था जैसे न्यूयॉर्क, तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अवस्थित है। कई बार कौन-सा पत्तन किस तट पर अवस्थित है या फिर किस महासागर के पूर्वी भाग में है या पश्चिमी भाग में अवस्थित है, तो 1-2 बार आप इसकी लोकेशन को देख लें, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन से पत्तन और कौन-कौन से पोर्ट्स कहाँ पर हैं। इसमें जो है डॉटेड बिंदु से प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन को दर्शाए गए हैं और जो रेड रेड लाइन है, रेड लाइन से वायुमार्ग को दिखाया गया है और जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन से जलमार्ग को दिखाया गया है। तो 1-2 बार इस मैप को आप देख लें, तो कई बार जो मैपिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट है आज का बिंदु है हमारा संचार या कम्युनिकेशन। संचार की बात करें तो संचार से क्या तात्पर्य है? संचार से आशय है या कम्युनिकेशन से आशय है कि दूसरों के पास सूचना पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, दूसरों के पास सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? संचार नाम दे देते हैं। तकनीकी विकास के साथ जैसे-जैसे तकनीकी विकास होता गया, संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकास हुआ और फलस्वरूप ये विकास बढ़ते-बढ़ते फिर हम इसे एक नया नाम दे दिया गया, सूचना क्रांति का नाम, इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। संचार में एक टर्म आती है मास मीडिया या फिर जनसंपर्क माध्यम। मास मीडिया कहने का मतलब है कि जिसके माध्यम से लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ा जा सके, तो उसे हम कहते हैं मास मीडिया। और बड़ी संख्या में हम लोगों को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से। तो ये किसके एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे सब? मास मीडिया के एग्ज़ाम्पल हैं, जनसंपर्क माध्यम के एग्ज़ाम्पल हैं संचार के। इसके अलावा हम आज के समय में कृत्रिम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, जो कि संचार की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनकी जो तीव्रता है, वो बहुत अधिक होती है और सैटेलाइट के माध्यम से आज हम तेल की खोज करने में ये सहायक होते हैं, वनों का सर्वेक्षण करने में ये सहायक होते हैं, ग्राउंड वाटर या फिर भूमिगत जल का खोज करने में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान करना हो या फिर आपदा का पूर्व चेतावनी या आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी भी जानकारी को मैनेज करने के लिए भी हम सैटेलाइट का आज हम सहारा लेते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट की उपयोगिता को आज के समय में समझ ही सकते हैं। इंटरनेट जो है विश्व भर की सूचना एवं परस्पर समीपता को ही बढ़ाया है इसने और जीवन काफ़ी सुखमय हो गया है आज का जीवन। आप घर बैठे ही चाहे वो रेल टिकट हो या फिर वायुयान की टिकट या फिर किसी होटल को बुकिंग करना हो, तो इन सभी जगह
और इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पर आप इंटरनेट का आज यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए भी आज व्यापक स्तर पर इसका उपयोग आप देख ही सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया के साथ-साथ आज का जो ई-पेपर है, उसका भी उसको भी इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से एक्सेस किया जा सकता है और इससे आज पूरा विश्व जो है, एक समाज के रूप में बदल गया है। तो इन सारी उपयोगिताओं को हम समझ सकते हैं संचार की और इसमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, तो इसने हमारे जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है। तो इन सभी पहलुओं पर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं और आज का चैप्टर काफ़ी फैक्चुअल था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बताने का नहीं था। फिर भी हमारा एक सीरीज़ जो चल रही है, तो सारे चैप्टर को कम से कम एक रीडिंग तो लेना है और जहाँ पर प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं या जो टॉपिक हमारे यूपीएससी के पर्पज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आए हैं, तब भी उसकी एक रीडिंग कर लेना चाहिए। यदि भविष्य में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उन्हें हल करने की स्थिति में हों। तो आज का चैप्टर फिर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा या नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो भी ज्योग्राफी पर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।